चलिए जी, प्रारंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अत्र भवतां समेषां स्वागतम्। अस्माकं विसर्ग संधि इति विषयम् अधिकृत्य पाठः प्रचलन् वर्तते। तस्य अद्य मन्ये पञ्चमः दिवसः वर्तते। अद्य भवान् विसर्ग संधौ रकारः तस्य लोपश्च इति विषये पठिष्यति। मित्राणि, यद्यपि रका विसर्ग संधौ रेफः इत्यस्य स्थिति कुत्र भवति इत्यस्मिन् विषये केचन नियमांशाः पूर्वम् एव भवद्भिरवगताः। अद्य तावत् पुनः अत्र एकं सूत्रम् अत्र प्रस्तुतम् आचार्येण वरदराजाचार्येण। अतएव अत्र पुनः रेफ विषये चर्चा क्रियते। अथ च लोप विषयेपि केचन नियमाः प्राक् उक्ता, यह एव उक्ता, किन्तु अत्रापि लोपस्य स्थिति एकस्मिन् स्थाने आयाति। अतः इदं विषयम् अवलम्ब्य किंचित व्याख्यातुम् इहे। तो रोह सुपी, यह सूत्र आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। रोह सुपी का जैसा आप अर्थ देख रहे हैं, अहन्नो रेफा देशो न तो सुपी। अहन शब्द के नकार को रेफ आदेश करता है। इसी सूत्र को हम बताते थे कि पहले भी कि न के स्थान पर र, यही होगा रजात विसर्ग। मतलब न के स्थान पर भी विसर्ग की स्थिति कैसे बन सकती है या नहीं बन सकती, वो सब इसके बारे में बताएंगे, है ना। नजात विसर्ग इसी को कहा जाता है, जो आपने उस स्लाइड में देखा हो तो जी। तो ये अहन शब्द के लिए ही मात्र एक सूत्र है। तो अहन शब्द के विषय में आपको सावधानी से संधि करना है। अहन शब्द नकारांत है, इसमें ना स अंत वाला है ना ये र अंत वाला है। इसलिए सूत्र बनाया रो असुपी। सूत्र का अर्थ होता है अहन्नो रेफादेशः। अहन्नो इत्युक्ते अहन शब्दस्य रेफादेशः, रेफ आदेश हो जाता है, न तो सुपी। यदि उसे सुप प्रत्यय पर में रहेगा तब नहीं यह कार्य हो पाएगा। तो आइए, ये सभी उदाहरण ऐसे हैं कि जहां सुप प्रत्यय पर में नहीं है। तो जैसे देखिए आप जो है, सबसे पहला उदाहरण अहन प्लस अहा। तो अहन शब्द है जी। तो रेफ आदेश हो जाएगा। सुप नहीं परे है यहाँ पर, है ना। सुप प्रत्यय मतलब सुप प्रत्यय पर में नहीं होना चाहिए। अहन शब्द ही पर में है तो खैर कोई बात नहीं। तो उसको क्या हो जाएगा, ना को कर दिया रा, तो अहर अह, और आप इसे मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अहरह। ठीक है। हाँ, यहाँ विसर्ग क्यों नहीं होगा आप जानते हो, खर वगैरह परे नहीं, इसलिए र ही रह जाएगा जी। तो इसलिए आपका यह जो नियम है ये आपको समझ में आ गया होगा। अहरह, इसी को आपने देखा होगा, कहा है अहरह संध्या मुपासीता, अर्थात प्रत्येक दिन संध्या करनी चाहिए। अहरह, ठीक है जी। अब ये समझ में आ गया। आगे दूसरा देखिए, ये तो अच परे का उदाहरण था। यदि हल परे होगा क्या तो क्या उदाहरण होगा, तो अहन प्लस गण। यहाँ पर आपका जस प्रत्यय का गकार है पर में, ओ सॉरी, उसका हस प्रत्याहार का गकार है पर में,
तो ठीक है, अब ये तो पर में ये तो सुप नहीं होना चाहिए ये कहता है, और बाकी कुछ भी परा रहे संसार पूरा, उसे क्या मतलब उस सूत्र को। तो इसलिए यहाँ पर यह क्या करेगा, न को रा करेगा, वही अन्नो रेपाधेसा, और जी उसकी बन जाएगी अहर गणा, मतलब ऐसा रेफ आदेश कर देगा। जब उसे मिलाएंगे तो रेफ से ऊर्ध्वगमनम हो जाएगा। यहाँ पर भी र को विसर्ग नहीं हो पाएगा, कारण वही है, खर परे नहीं है। ठीक है, क्योंकि विसर्ग संधि के पूरे हिसाब में आप जान चुके हो, यहाँ पर अच हस खर आगे इन प्रत्याहार परे रहने पर इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, जी तो ये जी दोनों आपने पढ़ लिए, ये सूत्र आपने पूरा पढ़ लिया है ना 2-3 मिनट में कुछ भी नहीं था ऐसा, सब समझ में भी आ गया होगा। जी। इसके और उदाहरणों पर चर्चा कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। हमने कुछ उदाहरणों का भी नोट किया हुआ है, आप उन्हें देखें तो आपको यह विषय और भी एकदम क्लियर हो जाएगा। यह है उसका स्क्रीनशॉट, देखें। हमने भैमी व्याख्या से इसे उद्धृत किया है आप लोगों के विशेष ज्ञान वर्धन के लिए, तो आप इसका अवलोकन करें। इसके और उदाहरण देखिए, जैसे अहन प्लस इदम, तो अहरिदम, ना को र, ठीक है, याद रखिए ना को र। इसके बाद क्या है दूसरा, अहर अहन प्लस इदानी, तो अहरिदानी, अहन अत्र अहरत्र अहरदा, अहर भाति, अहन भाति अहर भाति, जी गच्छति तो अहर गच्छति। इस प्रकार ये प्रयोग है। अच्छा, ये न को र कहाँ नहीं होता है, मतलब ये रो सुपी सूत्र आपका कहाँ नहीं लगेगा, तो उसका एक अपवाद वार्तिक है ये। यह सिद्धांत कौमुदी में पढ़ा गया है। तो हमने थोड़ा आप लोगों की जानकारी के लिए कि ये शब्द आप प्रयोग करते हो, और लघु सिद्धांत में चूंकि यह है नहीं, तो इस दृष्टि से इसको आपको बताना उचित समझा। एक वार्तिक है वहां पर सिद्धांत कौमुदी में, रूप रात्रि रथम तरेशु ऋत्वम वाच्य। रूप रात्रि और रथंतर नाम के यदि शब्द आगे परे हों तो अहं शब्द के न को रू हो जाता है, मतलब उससे रेफ आदेश नहीं होता। अब दोनों में अंतर क्या पड़ता है सूर्यकांत जी, आप जानते हैं कि किसी को रू करना या र करना, दोनों में अंतर है। क्योंकि जब आप रू करोगे तभी आप हसीचा और अतोरुप्लुते दो सूत्रों को लगा पाओगे, क्योंकि वो जी रू के ही रू होने पर ही काम करते हैं। जी और आपका यह जो सूत्र था अभी आपने को क्या हो जाएगा, ये तो रू का र है, इसलिए यहां पर आपका कौन सूत्र लग जाएगा, यहां पर आपके सूत्र की प्रवृत्ति होगी हसीच। ठीक है, याद रखिए, जी हसीच सूत्र की प्रवृत्ति होगी। तो फिर यहाँ पर रूप बनेगा आपका अहो रूपम, क्योंकि ऐसा स्थिति रहेगी, ध्यान रखिए, अहन प्लस रूपम। अब अहन के ना को रो सुपियां लग नहीं सकता है, वार्तिक रू कर देगा, रू कर देगा तो रू का बचेगा र, तो अह र रूपम। जी अब चूंकि ये रू का र है, रू का र होने के कारण यहाँ पर उसको क्या हो जाएगा, र रू के र को ऊ हो जाएगा, क्योंकि जी आगे रूपम का र हस परे है, रू को जी रा को ऊ हो जाएगा, और हमें हमें जो आए उसके साथ गुण कर देना आप, तो अहो रूपम प्रयोग बन जाएगा। जी ऐसे ही गतम अहम रह अहो रात्रि बन जाएगा, गतम अहो रात्रि, ऐसा यह रात बीत गई, यह इसका अर्थ है। ऐसे ही अहोरथंतरम प्रयोग हो जाएगा, ये वैदिक प्रयोग है आपका, ये भी सिद्ध हो जाएगा। जी तो इस तरीके से आपने यह नियम को भी जाना। ठीक है, जी अब उसी स्लाइड पर वापस लौटते हैं। जी। अहन का अर्थ क्या होगा चाहिए?
अहन का मतलब होता है दिन। ठीक है जी। जी। अहन का मतलब क्या है? दिन। अहोरात्र वाला भी वही चीज है ना, दिन रात। हाँ, दिन रात। अहोरात्र मतलब अहोरात्रि का है, दिन रात है उसका मतलब। ठीक है। जी। अच्छा, अब आप बताइएगा अहन गणः। सूर्यकांत जी आप बताइएगा अहन गणः, यहाँ पर आपने ये बना लिया, र कर दिया तो अहर गण हो गया। अब यहाँ पर आपका हसीचे सूत्र लग क्यों नहीं लगता है, ये बताइए। यहाँ हसीचा क्यों नहीं लगता है? और अहर अह यहाँ पर अतोर प्लुताद प्लुते क्यों नहीं लगता है? वो सामान्य रह है। अभी अभी आपको जस्ट बताया है। हाँ, सामान्य रह है। हाँ, यस, वह सामान्य र है, रू का र नहीं। जी। ठीक है, हाँ, पुरुषोत्तम जी ने भी बता दिया, रू का र नहीं है, इसलिए नहीं लगता है। ठीक है ना, अन्यथा वो जी। लग सकते थे, है ना। तो ये सामान्य र है, इसलिए नहीं लगेंगे। ठीक है। जी। चलो, अभी आप समझ गए हो अच्छे ढंग से, आगे चलते हैं अब, है ना। वैष्णवी जी ने कुछ प्रश्न करना चाहा था, यदि वो चाहें तो कर सकती। हाँ, राधा जी, हाँ, आपने भी। सर नमस्कार। हाँ हाँ, बोले, एक एक करके बोले, दोनों एक साथ नहीं। ओके, ठीक है सर। बसंत वैसे वो दूसरे वो पूछ लेती हैं। हाँ, वैष्णवी जी बोलिए। सर फिर से हो गया था टच, है? मिस्टेक से टच हो गया था, मुझे समझ में आ गया। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने काम किया, ऐसी मिस्टेक करने के लिए धन्यवाद। चलिए, आगे आगे राधा जी आप बताइए। हाँ जी सर, ये जो जैसे हम समास करते हैं, जैसे अह च और निशा च, तो यहाँ पर भी यही विसर्ग को र रेफ जो हो जाता है, वो भी ऐसे ही होगा। यस, यही तरीका है उसका। और जैसे हम अहर ऐसी, अहर हाँ जी निशम सेवा महे। ठीक है। और यहाँ पर जैसे हम अहो च रात्रम, अह च और रात्रि च करते हैं, तो तो रात्रि में तो अहोरात्र। वो वार्तिक का विषय बन जाएगा ना, हाँ अभी जो ठीक है, वार्तिक ठीक है। बताया। हाँ ठीक है, ये चीज तो मुझे समझ में आई। इसलिए वहां अहो बन जाएगा, वहां र नहीं ठीक रह है, पाएगा, क्योंकि वहां रू का र हो जाता है, तो वो ओ में बदल जाएगा। ठीक है। और जैसे एक ना, जैसे हम यहाँ पर एक चीज आती है, जैसे समास जब हम करते हैं तो उसमें संधि का नियम भी लागू होता है ना। तो अवश्य यहाँ पर जैसे करते हैं। हम करते हैं ना जैसे हमने बोला कि शिरह च ग्रीवा च, तो यहाँ पर भी जैसे ओ बना, तो यस ये यस। ओ। ओ कैसे बनेगा? सिरह च ग्रीवा च, सिरस और ग्रीवा शब्द ठीक है है, आपके पास। क्या शब्द है? सिरस ठीक है। और ग्रीवा। ग्रीवा। हम्म। अब सकार नहीं को तो सबसे यहाँ पहले तो आपको विसर्ग से रू को करिए ओ बन। यहाँ, और रू का बचेगा र, और आपको ठीक है। सीखे सूत्र के द्वारा ऊ कर देना है, और आठ गुणा से गुण कर देना है, सिरोग्रीवा। ठीक है। तो लेकिन जब मैं ये पूछना चाह, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी। लेकिन जैसे हम करते हैं ना सर्पह च नकुलह च, तो यहाँ क्या विसर्ग से पहले अ है, तो यहाँ विसर्ग को ओ नहीं होगा जब हम जोड़ेंगे तो? कैसे? वहां पर विसर्ग कहाँ रहता है? पर वो तो लुक, विभक्ति का तो लुक हो जाता है ना समास में। नहीं और तो फिर सिरस में, इसमें क्यों और नहीं हुआ? सिरस में तो क्या है कि खुद का सकार है, अपना प्रातिपदिक का सकार है वो विभक्ति का सकार नहीं है। सिरस शब्द है ना, सिर शब्द नहीं है। आप ठीक है, हिंदी के कारण उसे कंफ्यूज हो रही हैं। अच्छा ठीक है, तो मूल शब्द हमारा शिरस है। हाँ, वो सिरस शब्द है। और नकुल में तो नकुल शब्द है, वो नकुलस शब्द थोड़ी ना है। वो तो विभक्ति आई थी, उसका लुक हो गया। ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए, और भी आप जब सुबंत प्रकरण पढ़ेंगी तो इसके बारे में और पता चल जाएगा, और समास की कंडीशन भी आपको समास में बहुत आसानी से पता चलेगी। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत जी धन्यवाद। महोदय। सदाशिव जी ने पूछा है कि कृपया रू और र कैसे आते हैं, एक बार पुनः बताने की कृपा करें। तो रू करने के लिए तो आपके पास एक सूत्र है, ससजसो रू। उस सूत्र द्वारा क्या है, आपको रू लाना है। ठीक है। वो रू करता है पदांत सकार और सजुस के सकार को। पदांत सकार ज्यादा मिलेगा, सजुस तो एक ही जगह मिलेगा बस। तो सा को रू में बदलना है आपको, दंत वाले सा को। और र कैसे आता है, आप ये नियम देखते जा रहे हो। र वाला नियम एक उस स्लाइड में बताया था, और सूत्र द्वारा र कैसे होता है ना।
तो एक तो ये र कैसे होता है, तो जो एक तो र दो प्रकार का है, एक तो रू का र बचेगा फर्स्ट, और एक र कैसा है कि जहां पर कोई सूत्र डायरेक्ट र का विधान करेगा, जैसे कि आपका यहाँ पर ये रो सुपी सूत्र है, डायरेक्ट र कर दे रहा है। ठीक है, तो ये दो तरीके आपको र मिलेगा, एक तो रू वाला र और एक जो है सिंपल र, जिसको मतलब जो रू के द्वारा नहीं लाया गया हो। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बस देने ही वाला हूँ, इस उदाहरण को देखिए एक बार। पुनर प्लस रमते, पुनर में जो र है वो किसका है, अपना र है। पुनर शब्द है ना रेफ वाला है, आपको कैसे पता चलेगा ये रेफांत है, एक बार अव्यय प्रकरण में देखिएगा, पुनर प्रातर, इन शब्दों को पढ़ेंगे जब आप वहां पर, तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें स्वाभाविक रेफ है, इसको बनाया नहीं गया है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये आपको आपने स बनाया हो, स को रू किया हो, उसका रेफ नहीं है जी। हम अब ये वही पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों के जो प्रश्न हैं उनको अभी लेंगे, थोड़ी देर में थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं। तो आपके पास अब पुनर और रमते, एक यह रूप बनाना है। तो एक सूत्र है आपका, तो पुनर में तो र है, आप देख रहे हो ये खुद का र है, मैंने अभी बताया कि वह किसी रू का र नहीं है। और आप हरिर रम्य और संभुर राजते, यहां पर जो र देख रहे हो रेड वाला, वो सु मतलब यहाँ पर एक प्रक्रिया बच गई है, मैंने वो लिखी नहीं थी। ये वाला जो र है इन दो में, वो किसका र है, सु का, मतलब सु मतलब सकार था, वो सकार को सु से रू हुआ, तो वो सकार के स्थान पर र हुआ है, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, हाँ मैंने प्रक्रिया के लाघव के लिए आपको उतना आगे से लिख करके बताया है जी। तो ये तो स्वाभाविक र है, इन दोनों जगह जो र है आप हर विषय से पढ़ते आ रहे हो, पीछे से सेवस अर्च्या सा को रू करना है, उस तरीके का है उन दो जगह। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे कि पुनर्रमते और हरिर रम्या, और एक तीसरा प्रयोग है संभुर राजते। अब ये कैसी कंडीशन है, ये अलग प्रकार की कंडीशन है। यह जो कंडीशन है ये बहुत कम मिलती है, और जहां मिले तो फिर आपको समझना है। हमने इसके आज अन्य भी उदाहरण प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के सामने, पर ये आपको मिल जाए तो सावधान हो जाना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, पहले र मिल रहा है और पुनर आप र देख रहे हो, र के बाद जस्ट एक र है दूसरा, रमते का र, और यहाँ पर क्या है, हरि र, एक र है, मतलब उसे वो रू वाला र है, ये कोई सा भी र हो, है ना, इसके लिए, इस नियम के लिए, और र है, और यहाँ पर एक रम्य वाला र, मतलब र के बाद र पर में मिल गया। ऐसे ही संभुर राजते, र के बाद एक र और मिल गया। तो ऐसी जगह पर क्या करना है आपको, ऐसी जगह के लिए आपके पास सूत्र है रोरी। क्या सूत्र है, रोरी। सूत्र क्या करता है, रेफस्य परे लोप, मतलब र के बाद यदि र होगा तो पहले वाले का लोप कर देना है आप। रेफस्य रेफे परे लोप, रेफ का यदि रेफ परे हो तो लोप हो जाए। जी। बिल्कुल हम इसे लोप कर देंगे। तो जब हमने लोप कर दिया तो लोप करने पर दूसरी वाली कंडीशन बन गई, पुनरमते हरिरम्य संभुराजति है, ये मूल शब्द है। बिल्कुल जी। ऐसी कंडीशन होने पर आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन होने पर आपको सूत्र है आपके पास, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा। क्या सूत्र है, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा। ये सूत्र क्या करता है, जब र का लोप हो जाए, रेफ के परे रहते रेफ का लोप हो जाए है, या फिर ढ के परे रहते ढा का लोप हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये सूत्र क्या करता है, ढरेफ लोपयो हो निमित्तयो हो, ढ और रेफ के लोप का निमित्त यदि आगे परे है, तो रेफ के लोप का निमित्त है, जैसे यहाँ पर देखिए रमते का र, रम्या का र और राजते का र, ये रेफ के लोप के निमित्त र आगे परे हैं, तो क्या हो जाएगा, ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा क्या करता है,
कि ढ रेफयो लोप निमित्तयो, उन ढ और रेफ के लोप का निमित्त यदि आगे स्थित है, क्या करता है, पूर्वस्य अणो दीर्घ, पूर्व अण को दीर्घ करता है। जी पूर्व अण को दीर्घ करता है मतलब इसका हमने डायग्राम बनाया है आप लोगों के लिए, ठीक है। जी कीर्तिमाला जी अपना हाथ कृपया डाउन कर लें, हम आपके प्रश्नों को बस अभी लेने वाले हैं, इस विषय को थोड़ा पढ़ा करके। जैसे यह डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करें। आगे यदि देखो ये ढ और र आगे परे होंगे, है ना, ये निमित्त कोटि में है। जी इसके पूर्व में क्या होगा, मतलब ढ से परे ढ होगा और र से परे र, ऐसा स्थिति होगा। मतलब पूर्व में र होगा और पूर्व में ढ होगा। तो आप जानते जी हो कि इनका तो लोप हो जाता है, ये तो डिलीट हो जाते हैं, ठीक है, पूर्व वाले। लेकिन इसके बाद, मतलब बाद नहीं, सॉरी, इससे पहले यदि ये वाला अण प्रत्यार में तो 3 अक्षर आते हैं। यहां पर ध्यान रखना, अण प्रत्यार पूर्व नकार तक लिया जाएगा। जी मैंने आपको बता रखा है पूरे अष्टाध्यायी में जो अण प्रत्यार है पूर्व नकार तक ही लिया जाता है, केवल अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र को छोड़ करके, उसमें पर नकार तक लिया जाता है। जी ओके, बात आ गई ना समझ में? जी अच्छा, और जो इण प्रत्याहार है, इण इण आपको कहीं पर आगे दिखाई दे तो वो हमेशा पर नकार तक ही लिया जाएगा। इस नियम को हम संज्ञा प्रकरण में बता चुके हैं, जी एक बार फिर से याद दिला दिया है आपको। तो क्या स्थिति हो, पूर्व में अण होना चाहिए। अण का मतलब अ ई उ में से कोई एक वर्ण, तो उसको क्या कर लेना है, आपको दीर्घ कर लेना है। तो उसे दीर्घ करेंगे तो कौन से वाले दीर्घ होगा, ये वाले दीर्घ होंगे जो ग्रीन अक्षर में लिखे हुए हैं। जी यह कंडीशन बनेगी। आइए वर्तमान में देखिए, र से अब ये पूर्ण रमते, यहां पर र का तो लोप कर दिया आपने रोरी सूत्र से। जी ये र से र के लोप का उदाहरण है, ठीक है। जी पूर्ण रमते, र का लोप कर दिया है, तो रमते में ये निमित्त परे है, रेफ के लोप का निमित्त र आगे परे है। तो पूर्व वाले अण को, पूर्व में अण क्या है, पुनः में न में अ, उसको जी दीर्घ कर दें, दीर्घ करने पर पुनः रमते रूप बनेगा। जी ऐसे ही हरि रम्य यहां दीर्घ कर दें तो हरि रम्य बन जाएगा। ई को दीर्घ हुआ है, मतलब पहला उदाहरण आकार के दीर्घ का है क्योंकि में 3 ही अक्षर आते हैं, अ ई जी और उ। और दूसरा ई के दीर्घ होने का उदाहरण है। तीसरा शंभु राजते, यहां पर भी र का लोप हुआ है, इसलिए यहां पर उकार का लोप, उकार को दीर्घ करने का उदाहरण है ये शंभु राजते। जी बात आई ना समझ में? जी इस प्रकार के कुछ अन्य भी प्रयोग बनते हैं। पहले हम उन प्रयोगों को देख लेते हैं कि इस प्रकार के प्रयोग आपको कहां मिलेंगे जहां पूर्व में दीर्घ हो जाए। पुनः हरि रम्या, शंभु राजते, इस प्रकार के आपको अन्य भी प्रयोग मिलते हैं। चलो पहले उनकी चर्चा कर ली जाए, ठीक है। जी देखिए इन्हें, चलो पहले इस वाली इसको देख लेते हैं। इनको जैसे हरि रम्या, आपको कैसे सिद्ध करना है वो प्रक्रिया देख लीजिए। हरिश रम्या, पहले सु सूत्र से सकार को क्या करना है, सस्य ऋत्वे अनुबंध लोपे हरिर रम्या इति स्थिते रो रि इति सूत्रेण रेफस्य परे पूर्वस्य रेफस्य लोपे कृते हरि रम्या इति जाते और ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण इति सूत्रेण रेफ लोप निमित्ते रेफे परे पूर्वस्य इकार रूपस्य अणः दीर्घे कृते हरि रम्य इति सिद्धम, ठीक है। हाँ, कदाचित इसको देखने पर ऐसी लोगों को भ्रांति हो जाती है कि ये द्विवचन का रूप है क्या, लेकिन ये प्रथमा का ही रूप, क्योंकि रम्य आगे प्रथम पुरुष ही, प्रथमा ही परे है, मतलब एक वचन ही है, ठीक है। तो ऐसे और भी कुछ प्रयोग बनेंगे। हरि रम्य आपने बना लिया। और जैसे ये देखिए,
अंतर प्लस राष्ट्रीय। तो यहां पर क्या है, अंतर है, ये र है ना, अंतर में स्वाभाविक र है, ठीक है। अंतर के बाद राष्ट्रीय का र है, तो पहले वाले र का हो गया लोप, तो स्थिति बनेगी अंतरराष्ट्रीय। उसके बाद आपको क्या करना है, रेप का लोप निमित्त परे है, तो ढलो पे पूर्व से दीर्घोणा से पूर्व जो अण है ता में उसको दीर्घ कर दिया। दीर्घ करने पर क्या बन जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। क्या बन जाएगा, दीर्घ करके अंतरराष्ट्रीय। आपको यही प्रयोग करना चाहिए। हिंदी में तो है ना उसको अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं, मतलब रा को भी साथ में बोल देते हैं। तो बल्कि यह संधि सहित प्रयोग इस प्रकार से होता है, अंतरराष्ट्रीय। ऐसे ही अंतर प्लस राज्यम, अंतरराज्यम। और आजकल अंतरराज्यीय बस भी बस स्टैंड भी है काफी, है ना। हाँ, तो अंतरराज्यीय होना चाहिए वहां पर। ये क्या है, प्रातराजते, प्रातर राजते। प्रातर एक शब्द है ना प्रातः काल के लिए, तो प्रातर राजते है तो प्रातः राजते जी। और यहाँ पर है दुष्टाभिर राक्षसी भी। दुष्टाभिर र था, इसका सकार उसको र हो गया था जी। तो फिर उसको दुष्टाभी राक्षसी भी ऐसा प्रयोग बन गया। और ढकार के लोप के उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे, जैसे ली ढ प्लस ढ, ली ढ, हमने वो उदाहरण वहां पर दिया हुआ है, अभी आपसे चर्चा करेंगे। ऊढ़ प्लस ढ, ऊढ़, क्योंकि ढकार के उदाहरण उधर नहीं है तो यहाँ पर से समझ लेना, मतलब ढकार परे रहते भी पूर्वण को दीर्घ होता है यदि बीच में ढकार का लोप हो गया हो जी। क्या आपने समझा। इसके बाद आपको और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस स्क्रीनशॉट को वहमी व्याख्या से लिया हुआ है। कौन सा है वो, ये वाला है शायद। बिल्कुल, देखो यहाँ पर अहर प्लस रम्यम था तो आहार रम्यम बन गया। जी। इसी तरीके से ये एक इसके हैं, अभी इसके उदाहरण चल रहे हैं सब ढलोपे पूर्व से दीर्घोड़ा, मतलब रोरी ने जहां लोप कर दिया है और फिर वहां दीर्घ कहां हो गया है पूर्वण को। ऐसे ही नर प्लस रम्यम तो ना रम्यम बन गया, है ना। और ये अंतरराष्ट्रीय तो समझ ही गए हो। सवितुर और रसमय, रेप का लोप हो गया पहले वाले का, सवितु रसमय। जी। निर प्लस रुक, नीरुक। और लीड हम तो बना ही दिए थे आप, लिड ढाम, ठीक है। भू, ऐसे ही भूपति, भूपतिर प्लस रक्षति। अब यहाँ र क्यों रह गया, र को विसर्ग नहीं बन पाए, शुरू से उसे रू हुआ क्योंकि आगे हंस परे है इसलिए, तो वो रा ही रह जाएगा। और उसके आगे यदि रक्षति मतलब र परे मिल गया तो पहले वाले जो र का लोप हो गया, और लोप होने के बाद उसको दीर्घ कर देना पूर्व वाले अण को, तो भूपति रक्षति मतलब राजा रक्षा करता है, ये अर्थ है इसका। जी। ऐसे ही एक फेरू शब्द है, फेरू कहते हैं गीदड़ को, तो फेरुर रोती और फेरू रौती ऐसा दीर्घ हो जाएगा। ऐसे ही निर प्लस रसह तो नी रसह, जी। निर और रसह नी रसह। ऐसे ही निर प्लस रजह नीरज, नीरज भी ऐसे ही बनेगा, ध्यान रखिए, नीरज शब्द की है संधि विच्छेद। तो ऐसे ही आपको नीरुक बनाना। अच्छा, निरोग होता है ना, तो निरोग नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, नी रोग, निर प्लस रोग नी रोग बोलना चाहिए, है ना। इन्होंने, मैंने थोड़ा उदाहरण याद आ गया आपको बता दिया। क्या प्रयोग होता है संस्कृत में सही, नी रोग, निरोग नहीं होता। आप इस भ्रांति को अपने मन से हटा देंगे बिल्कुल आज के बाद, नी रोग प्रयोग करना है आपको जी। अब ऐसे ही 10वां है ये दासरथिर राम, वो विसर्ग को र हो गया था, मतलब सा को र, और उसके बाद आपने क्या कर दिया, आगे राम था, तो ये संधि कब हो रही है आपने देखा,
या आगे र परे हो या आगे ढ परे हो, और पूर्व में यदि र और ढ आ गया तो वो दीर्घ हो जा रहा है। ठीक है, जी तो हमने एक उदाहरण आप लोगों के लिए, हमसे किसी ने पूछा था, तो वाल्मीकि रामायण से, उसके महात्म्य से, वाल्मीकि रामायण के महात्म्य से एक श्लोक का भी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आप उसको भी देखें, क्योंकि उसमें लोगों को शंका हो जाती है काफी जब उसको देखते हैं। तो ये देखिए आप, ये महात्म्य है वाल्मीकि रामायण का, और ये एक इसमें श्लोक दिया हुआ है, आप इसे अब देख पा रहे होंगे पूरा, कि श्री राम शरणाम समस्त जगताम राम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमल रामाय कार्य नमः, रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं विषे, है ना, ऐसा है कुछ। आगे क्या है, इसको थोड़ा आगे करना पड़ेगा। और रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे रामत्वमे वाश्रयः। तो अब यहाँ पर यह है कि आपने शायद उस संधि को पहचान पाया होगा। यहाँ पर ये गति शब्द दिया हुआ है। गति शब्द तो होता है ह्रस्व ईकारांत हमेशा, है ना, जी ऐसा होना चाहिए था गति ही। और ये गति कैसे प्रयोग हो गया? तो ये ऐसे गति प्रयोग हो गया कि आगे रामेण का र परे है, तो यहां पर स्थिति क्या थी इसकी, गति र और आगे था रामेण। ठीक है, वो आगे समझ लेना। तो इसलिए यहां पर क्या हो गया, रोरी करके रेफ का लोप हो गया, और जो इकार है उसको दीर्घ हो गया। तो क्या बन गया, ये बन गया गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमल। समझ गए ना? जी, तो इसको एक साथ पढ़ना चाहिए क्या फिर? हाँ, गति पढ़ के रामेण कर सकते हो, ये तो ऐसी संधि है जो पदांत में हो रही है। ये संधि क्योंकि कब वहां हो पर रही है? एक विराम भी दिया हुआ है ना। हाँ, वो इसलिए कि वो श्लोक, ये यह श्लोक है, छंद के हिसाब से दिया है। छंद के हिसाब से उन्होंने वो लगा दिया है। जी ठीक है ना? जी हाँ, तो इस प्रकार के भी आपको प्रयोग मिलेंगे। हमें ऐसे बहुत सारे प्रयोग श्रीमद् भागवतम में और दुर्गा सप्तशती में भी इस प्रकार के प्रयोग हैं, पर हम उन्हें यह स्मरण नहीं रहा कि वो किस अध्याय में, वैसे याद थे वो जो है, तो इसलिए हम उनका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं। पर ये प्रयोग आपको मिल जाएंगे। उसमें आता है हिरण्यकश्यपु राजा, श्रीमद् भागवतम में आता है ऐसा एक। तो वहां पर भी पू में ऊ को दीर्घ हो गया है, तो राजा आगे परे है इसलिए, है ना। और वैसे लोग सोचेंगे कि ये ऐसा क्या है, हिरण्यकश्यपु तो ह्रस्वकार होता है, दीर्घ कैसे हो गया? तो दीर्घ कैसे हो गया, ये ऐसे हो जाता है, आपने नियम जाना। जी तो ऐसे ही अब तो आप उसे पकड़ लोगे, जहां भी मिलेगा दीर्घ मिलेगा तो आगे र जरूर मिलेगा, आपको ध्यान रखिएगा, या ढ मिल सकता है, तो वो जो है तो वो नियम काम करता है। आगे थोड़ा सा उस स्लाइड में थोड़ा सा बचा है, उसको और देख लीजिए। इस स्लाइड में एक चीज अभी शेष रह गई है, वो ये है कि अणः किम, अर्थात आप ये क्यों कहते हो कि अण को ही दीर्घ हो, अण के अलावा कोई वर्ण नहीं चलेगा क्या? कि नहीं चलेगा? उदाहरण बताइए कि त्रिढ़ व्रीढ़ कैसे सिद्ध होंगे? तो ऐसे होंगे, देखिए कि त्रिढ़ आगे ढ, है ना, जी और व्रीढ़ आगे ढ। तो जैसे आप एक रोरी सूत्र पढ़े हो ना, यहाँ ऐसी एक सूत्र है, आगे चल के आपको आएगा ढोढे लोपा, रोरी का भाई है वो। जैसे रोरी क्या करता है, रेफ के परे रहते रेफ का लोप, ढोढे लोपा क्या करता है, ढा के परे रहते ढा का लोप, तो लोप कर दिया ढा का, जी तो स्थिति बन जाएगी त्रिढ़ और व्रीढ़। अब यहाँ पर त्रि में री को दीर्घ होना चाहिए, पर हम तो कह रहे हैं अण, अण को ही दीर्घ होगा। अब री अण नहीं है,
री क्या है, अण में नहीं आती ना, क्योंकि अण में 3 वर्ण आते हैं। देखो यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है, अ ई उ, क्योंकि पूर्व नकार तक लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, दीर्घ नहीं होगा तो त्रिढ़ वृढ़। दीर्घ कहाँ होगा, जैसे इसको देखिए लीढ़, हम एक बार वहां बता चुके हैं, फिर भी एक बार देखिए। और ढोडे लोपा से ढाका लोप कर दिया तो ली, वो ली ढ ऐसा। और फिर आपको क्या करना है, ढकार परे है, ढ, और वो ढ के लोप का निमित्त है आगे, वो ढकार परे है। तो पूर्व वर्ण को क्या हो जाएगा, दीर्घ, और ई तो अण में आ जाती है, यहाँ दीर्घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, लीढ़ा बन जाएगा। समझ गए ना जी। यस। आपके प्रश्न हो तो आपका स्वागत है, बताएं। जी, कीर्तिमाला जी का था प्रश्न एक तो पहले। हाँ, आप बताएं, और भी जो है काफी और जो लोग होंगे वो कह सकते हैं। जी गुरुजी, वो पहला जो समझाया था आपने, वो हाँ। अहन अह में अहर कैसे बन गया? वो एक सूत्र था ना, रो सुपी, ना को र कर दिया उसने। तो कोई भी न को र हो जाएगा उससे? कोई भी नहीं, ना को नहीं होगा। सूत्र का अर्थ बताइए मुझे क्या है, सूत्र का नहीं अर्थ क्या पता है, चला। अहन्नो रेफा देसा। सूत्र के अर्थ पे ध्यान दें, अहन शब्द के ना कोई रेफादेश हो जाएगा, और किसी को थोड़ी ना होगा। अच्छा, सिर्फ अहन शब्द होगा तो फिर वहां पे अहर हो जाएगा। हाँ, और उसके अहोरात्र, अहन और रात्र जो सा होता है, अहोरात्र हो जाएगा। तो वहां पर तो जो है र नहीं होगा, वहां रू होगा। रू होने के कारण अहोरात्र हुआ है, ठीक है, वो वार्तिक के कारण, वार्तिक आपको दिखाया था वो। जी जी। हाँ हाँ हाँ। तो दोनों में फर्क समझना कि रू क्यों किया जाता है और केवल र क्यों किया जाता है, ठीक है, ये भी बता दिया है आपको। हाँ, उसको दिमाग में लाना। चलिए मनीष निर्मल जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ, हर हर महादेव, बोलिए। गुरुजी, जो रोरी सूत्र से हमने रेप का लोप किया है, ये स्वाभाविक रेप और रू वाला रेप दोनों का होगा ना जी? हाँ बिल्कुल, दोनों के उदाहरण है, दोनों का होगा, राइट, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। जी जी, यही पूछा था, थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राधा शर्मा जी। सर मेरी ना एक समस्या और है, एक्चुअली में ना मुझे थोड़ी दिक्कत ज्यादा है, क्योंकि हमने कभी ऐसे पढ़ा नहीं ना, इसलिए। कोई बात तो नहीं। जब मैंने ना 2 मिनट लेट आई थी, जो हमारा जो आपने अहन बताया, जो न का रा होता है, तो हमारा मूल शब्द अहन है ये। हाँ, अहम है मूल शब्द, आपने देखा होगा, भले ही लेट आई हो, लेकिन आपने नहीं, मैंने स्लाइड में देखा तो, मगर मैंने ये समझ नहीं पाई, नहीं मूल शब्द अहन ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल अहम। ओके, अच्छा। सप्तमी अहन बनती है गुरुजी, है ना? है, सप्तमी तभी अहनी बनती है, अहनी। हाँ, अहन्य अहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाश्चर्यात्मकन्ति किमाश्चर्यमतः परम। ऐसा ही माना जाता है श्लोक में। सर त्वक का मूल शब्द क्या है, वैसे ही मैं पूछ रही हूँ, एक मिनट। क्या? त्वक एक शब्द होता है ना, त्वक, इसका अभी यह आपका प्रश्न है, इस प्रसंग के अनुकूल नहीं है, तो कृपया ऐसे प्रश्न न पूछें। नहीं, आप एक बार प्लीज बता दीजिए, बस मूल शब्द बता दीजिए। यहाँ उनका कोई औचित्य नहीं है, प्लीज ऐसा नहीं करें, दूसरों को परेशानी होगी इससे। अच्छा चलो ठीक है, अलग से पूछें, ठीक है। कोई औचित्य नहीं है इनका। आप प्रश्नों तो अनंत है दुनिया में, पर हम प्रश्नों के लिए नहीं, आज जो पढ़ाया उस विषय से प्रश्न है ना, अब इसका नंबर आए तब उसका पूछना आप बस। ठीक या फिर अलग से पूछ लें, ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो। हाँ बताइए, बेकरी जी। आचार्य जी नमो नमः। जी नमो नमः। ये जो आपने अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय जो कहा था, जी जी, तो अंतरजाल जो शब्द अभी व्यवहार में है, तो वहां पर अंतरजाल में तो आगे ज परे है, तो वहां पर ये नियम नहीं लगेगा, र परे होना चाहिए तब नियम लगेगा। तो अंतरराज्यीय अच्छा, और अंतरराष्ट्रीय में तो ये नियम होगा, क्योंकि आगे राज्य और राष्ट्र शब्द परे। हाँ हाँ, तो अंतरजाल ये जो शब्द है, ये वैसे का वैसे ही होगा। यस यस, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा, वहां र ही रह जाएगा, धन्यवाद। आगे हस प्रत्यार परे है, तो र को विसर्ग वगैरह कुछ भी नहीं होने का है। तो वो जैसा है वैसा ही वहां रहना है। यस यस यस, और अंतर शब्द में स्वाभाविक रेफ है, रू का नहीं है ये, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हाँ,
क्योंकि है। जो देखो यह अंतर पड़ता है, धन्यवाद। ध्यान रखना, जो स्वाभाविक रेप होता है, रू वाला रेप नहीं होता, उसमें आप हसीच हाँ प्लुताद प्लुते सूत्र से ऊ नहीं कर सकते और वो ओ में नहीं बदल सकता कभी भी, उसके गुण जी नहीं हो पाएंगे। जी और जो रू वाला र रहेगा उसको आप ये सब काम कर सकते हो, हस प्रत्याहार के वर्ण परे रहते या फिर ह्रस्वकार अच्छा। पर में हो तो, और पूर्व में भी जी। ह्रस्वकार होना चाहिए तो, जी धन्यवाद है सर। ना। और ये विसर्ग संधि का बार बार चिंतन करें, जी है ना। जी हाँ, यह मैंने आपसे कहा ये पजल है, आपको एक एक शब्द को इसमें रखना होगा। और मैंने आपको जी। कुछ उदाहरण कल अभ्यास के लिए भेजे थे आप सभी लोगों को, हालांकि वो आप जी लोग उन्हें करें, ग्रुप में जी भेजें, जी राधा जी ने कुछ करके भी भेजे थे, तो आप उन्हें जी करें। मैं यह अभ्यास इसलिए देता हूं कि हमारे पढ़ाई में कोई एक स्टेप अधूरा ना रह जाए, जी है ना, क्योंकि जी उससे तभी पूर्ति हो पाएगी हम पूरे अच्छे उसकी। धन्यवाद। जी जी, आगे। सोमशेखर जी। हाँ आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ एक चीज पूछना था विसर्ग संधि में ही, जैसे अपन बोलचाल में बोलते ना नमो नमो, एक्चुअली विसर्ग में नमः नमः का वो उसका नमो नमो होता है क्या? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। देखो नमो नमः हो जाएगा आगे यदि आप कोई वर्ण नहीं बोल रहे हो तो, क्योंकि विसर्ग संधि में आगे का वर्ण बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि वो आगे क्या है, वो हस है या खर है। तब ये अब कैसे हो जाएगा, देखो नमो नमः तो हो जाएगा, कैसे होगा देखो ध्यान दीजिए। नमस क्या शब्द है आपका, नमस सकारांत, ससुरु से रू होगा, और नमस प्लस नमः है। उधर वाला जो नमः है उधर ध्यान दीजिए, वहां विसर्ग ही क्यों रहेगा, क्योंकि वहां पर अवसान है, पर में कुछ भी नहीं है। तो जब पर में कुछ ना हो तो आपको विसर्ग ही रखना है फिर तो उसको, सकार को, ठीक है। रू होगा और कर्मचान विसर्जन से उसको विसर्ग कर देना है। अब कंडीशन पहले की बनती है, तो नमस और नमः, सकार को रू करना है, नम र नमः। अब क्या क्या होगा आप लोगों में से ही अब मुझे बताएंगे, कौन बताएंगे जी? मनीष जी आप ही बता दीजिए। नमस नमः और सा को र कर दिया, म न र, वो सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, मन र नहीं, न म र और नमः। अब आगे बोलिए, अब आगे क्या करेंगे मनीष जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट। एक बार गुरु जी पुनः प्रश्न करिए, वैसे मैं थोड़ा समझ नहीं पाया प्रश्न। अरे बिल्कुल भी नया नहीं है, आप जानते हो। देखो आप उसे कर दोगे, नमस जी। प्लस नमः, नमस शब्द हाँ जी सकारांत है, हाँ जी हाँ जी सकार को आप क्या करेंगे, ससजसो रू करिए, तो जी 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 नम र नमः। हाँ जी, सदसो रू से रह हो गया ये। यस यस, नम र नमः। अब क्या हो सकता है, आपने पिछले सूत्र पढ़े हैं अतो कुछ यही। अतो रूर पलूता पुलूते सब यहाँ पे वो लगेगा। उसके लिए आकार ही पर में होना चाहिए, या नकार पर में है, तो उसका दूसरा सूत्र अगला वाला प्रवृत्त होगा, हसीच। बताया था ना, आगे या तो अपरे हो या हस परे हो, हाँ जी हाँ तो जी हाँ जी ओकार की स्थिति बनती है, ये बताया था शॉर्टकट टर्म में इसके। जी 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 तो आगे हस प्रत्यार परे है ना, हाँ जी हाँ जी, तो इसलिए र को क्या हो जाएगा, ऊ होगा पहले, वो हो जाएगा। म में आके साथ उस ऊ को गुण हो जाएगा, तो नमो नमः बन जाएगा। जी जी ठीक है ना। हाँ जी हाँ हसी चा सूत्र लगेगा जी। हाँ, आप सूत्र भी पहचान गए और तरीका भी अब समझ गए सब, है ना। जी 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 जी, चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। शिव वंदे जैसे था। हाँ, शिवो वंद्य जैसा था, बिल्कुल बिल्कुल। आप अभ्यास करते रहे तो हमारा विसर्ग संधि का पाठ अब 2 दिन का पाठ है बस, जी 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 तो उसको हम करेंगे पूरा 2 दिन बाद। तो कल का तो प्रतिपदा का अवकाश रहेगा, हम प्रयास करेंगे कल आपका एक जो हल संधि का टेस्ट है उसे आयोजित कर लें, वही रहेगा प्राचीन वाला पैटर्न पूरा का पूरा, तो आप जी लोग तैयारी करेंगे है जी। और उसे करेंगे बिल्कुल। हाँ, रू होगा, कोई बात नहीं, होगा रू। चलें तो समापन करते हैं, क्यों सूर्यकांत जी, और तो भी प्रश्न नहीं है? जी नहीं दिख रहे।
चलिए आप लोग लगातार अभ्यास करते रहे बस। जी। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरु, शुभ रात्रि।